हेलो स्टूडेंट, हम लोग बेंच पर छात्र बैठने संबंधी क्वेश्चन पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 6 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। उसी में आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 6 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने ये कहा कि 15 मित्रों में से 2 मित्रों को कितने प्रकार से चुना जा सकता है। या ऐसे भी आ सकता है कि 15 मित्रों में से 2 मित्रों को कितने प्रकार से आमंत्रित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आमंत्रित किया जा सकता है। ये किसी ने प्रॉब्लम के रूप में भेजा था, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 15 मित्रों में से 2 मित्रों को हमको आमंत्रित करना है। 15 में से 2 को आमंत्रित करना है तो आप लोगों को मैं क्रमगुणित टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने NCR पढ़ाया था। NCR फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N-R, ये वाला पढ़ाया था तरीका। तो इसमें डायरेक्ट ही जब NC2 का फॉर्मूला आया था, NC2 मीन्स N-1/2। तो 15 में से 2 को 15 × 14/2 7 बार कट गया, 15 × 7 105। कितना हो जाएगा बेटा? 15 × 7 105। 15 मित्रों में से 2 मित्रों को कितने प्रकार से आमंत्रित किया जा सकता है? तो 15 × 7 105। 15 में से 2 को आमंत्रित करने का प्रकार हो गया 105। अगर हमको 3 को आमंत्रित करना हुआ तो फिर हमको फैक्टोरियल को सॉल्व करना पड़ेगा। फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करेंगे? NC3 तो फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R N-R, इसको सॉल्व अगर हम करें तो ये हो जाएगा N-1 N-2 3 × 2 × 1 इंटू फैक्टोरियल, ये N-3 था और यहाँ पर भी N-3 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास एक नया फार्मूला बन जाएगा N-1 N-2/6। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा कि 15 मित्रों में से 3 को कुल कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकते हैं। अब हमको 15 मित्रों में से 3 को आमंत्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हमारे पास बन गया। 15 मित्रों में से हमको 3 को आमंत्रित करना है। तो यहाँ 15, यहाँ 14 और यहाँ पर हो गया 13। N-1 N-2 अपॉन में लिखा हुआ है 6, तो 3 × 15 क्लियर है, और 3 × 3 × 6 और ये कट गया 7 टाइम। 13 × 7 91 × 5 5 9 × 45 15 × 14 × 13/6 तो 3 × 2 = 6 3 × 15 फिर 2 × 7 14 13 × 91 × 5 = 455। 15 मित्रों में से 3 को आमंत्रित करने के प्रकार हमारे पास 455 हो गए। अगर अगला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा कि 7 व्यक्तियों को, या मैंने कह दिया 6 व्यक्तियों को एक सरल रेखा या लाइन में लगी हुई कुर्सियों में बैठाना है। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। मैंने कहा कि 5 व्यक्तियों को
5 व्यक्तियों को एक सीधी पंक्ति में या कतार में लगी कुर्सियों पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? 5 व्यक्तियों की सीधी पंक्ति में लगी कुर्सियों पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? 5 व्यक्तियों को एक सीधी पंक्ति में लगी कुर्सियों पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? 5 व्यक्ति हैं, सीधी पंक्ति में कुर्सी लगी हैं, एक पंक्ति में इस प्रकार ये कुर्सियाँ लगी हैं ये, और 5 व्यक्तियों को बैठाना है। तो एक सीधी पंक्ति में 5 कुर्सियाँ लगी हैं, ये गोल घेरे में नहीं लगी बेटा। तो आप ध्यान रखना, 5 व्यक्तियों को सीधी पंक्ति में, बार बार पे एक ही बात कह रहा हूँ, सीधी पंक्ति की बात हो रही है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में। तो फैक्टोरियल 5 टाइप से हम बैठा सकते हैं। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बराबर 120। बैठाया जाने का प्रकार बराबर 120। क्लियर है बेटा? 5 व्यक्तियों को एक सीधी पंक्ति में लगी कुर्सियों पर 120 प्रकार से बैठाया जा सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम? अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ही चेंज कर दूं, अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा भी चेंज करूं, अगर मैं ये बदल दूं कि एक गोल घेरे में लगी कुर्सी, हम ज़रा ध्यान से समझेंगे, एक गोल घेरे में लगी कुर्सी की बात करें। अब हमारी बात हो रही है गोल घेरे में लगी कुर्सी। अगर ये कुर्सियाँ एक गोल घेरे में लगी होती, क्वेश्चन नंबर 10 में बदल दिया, 5 व्यक्तियों को एक गोल घेरे में लगी, एक गोल घेरे में लगी कुर्सियों पर कितने। अब क्वेश्चन बदल गया, इसका अर्थ है कि व्यक्तियों को हमको ऐसे में बैठाना है और कुर्सियाँ इस घेरे में लगी हुई हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कुर्सियों ऐसे लगी हुई हैं, ऐसे गोल घेरे में, ठीक है ना? तो 5 व्यक्तियों को गोल घेरे में लगी कुर्सियों पर बैठाना है हमको, ठीक है? 5 व्यक्तियों को गोल घेरे में लगी कुर्सियों पर बैठाना है। तो कैसे बैठा लेंगे? जब गोल घेरे में कुर्सियाँ लगी होती हैं तो फैक्टोरियल n-1 होता है। तो फैक्टोरियल 5 - 1 मीन्स फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 दूनी 24। कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? टोटल 24 प्रकार से। और पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ और क्वेश्चन भी कराए थे, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, इसको ज़रा समझें। अगर मैं आपको ऐसे कहता कि 4 पेन तथा 3 पेंसिल, 4 पेन तथा 3 पेंसिल का मूल्य 120 रुपये, 120 रुपये। तो 8 पेन तथा 6 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य 120 रुपये। तो 8 पेन तथा 6 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? ठीक, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
आपने ये कहा कि सर यहाँ पर तो 4 पेन दिए हैं, 4 पेन्स और 3 पेंसिल्स हैं, का रेट 120 है। आपको फाइंड आउट करना है 8 पेन और 6 पेंसिल, 8 पेन और 6 पेंसिल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 8 पेन्स बन जाएगा और 6 पेंसिल्स बन जाएंगी। क्लियर बेटा? इतना 8 पेन 6 पेंसिल्स और 120 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जस्ट ये डबल हो रहा है तो 240 हो जाएगा। क्लियर बेटा? 240। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 12 बन रहा है और यहाँ पर मैंने कर दिया 10 पेंसिल्स कर दी और ये मैंने क्वेश्चन दिया आपको। तो आप ये कहेंगे कि सर अगर मैंने ये कहा कि यहाँ पर अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ मैं कितने का मल्टीप्लाई करूँ? 2 का मल्टीप्लाई करूँ, 2 का इसमें और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हो रहा है 8 और ये हो रहा है 6। इक्वल राशि में ये कन्वर्ट होना चाहिए, किसी इक्वल राशि का मल्टीप्लाई इन दोनों में होना चाहिए और तब ये बने तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमारा ये कैसे भी इसमें मल्टीप्लाई किसी नंबर का करने पर ये दोनों समान नहीं बन पा रहे, एक जैसे नहीं बन पा रहे ना। 8 पेंसिल और 8 पेन 10 पेंसिल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो इसमें क्या कहेंगे? आंकड़ा अपर्याप्त है या प्रश्न में अधूरे आंकड़े हैं। ठीक है ना? क्या कहेंगे? डाटा इनसफिशिएंट, ये प्रश्न हल नहीं हो सकता, डाटा इनसफिशिएंट। अब क्वेश्चन एक और नया ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगर मैंने आपसे कहा कि 11 पेन तथा 33 पेंसिल का मूल्य 1 रुपये है, तो 1 पेन तथा 3 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? 1 पेन तथा 3 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? क्या हो? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप समझे? 11 पेन 33 पेंसिल का मूल्य 1111 रुपये, तो 1 पेन तथा 3 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? आप बड़े ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11 पेन 33 पेंसिल का मूल्य 1111 रुपये है, तो 1 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? तो ये 11 पेन दिए और 33 पेंसिल का मूल्य 1 दिया। ठीक है? आपको निकालना 1 पेन 3 पेंसिल का मूल्य निकालना है। तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि इस क्वेश्चन में अगर हम 11 का डिवाइड कर पा रहे हैं, 11 से ये 1 में कन्वर्ट हो रहा है और ये 3 में हो रहा है। अगर यहाँ हम 11 का डिवाइड करने पर ये 1 में बदल रहा है और ये 3 में बदल रहा है, तो 11 का डिवाइड हम यहाँ करेंगे। और आप जल्दी में जब 11 का भाग करेंगे इसमें, तो आपको क्या कर सकते हैं? 11 एकम 11, 11 एकम 11। कई स्टूडेंट इसका आंसर 11 लिख देंगे, लेकिन बेटा इसका आंसर 11 नहीं होगा। आप समझदार हैं कि 11 एकम 11, 11 बन जा 1। अब 1 डिजिट ले सकते हैं, 1 डिजिट में डिवाइड नहीं हुआ तो हम 0 बढ़ाएंगे, फिर हम 1 डिजिट और लेंगे तो इतने रुपए आएगा। क्लियर है? 101 रुपये। उसने हर संभावना को किया है सवाल में कि बच्चा कहीं ना कहीं तो गलती करें क्वेश्चन में। देख रहे हैं आप लोग उन्होंने कैसे क्वेश्चन बनाया है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन और बना रहे हैं। ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 40 में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 40 में
अगर मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पर मैंने ये कह दिया कि 2 पेंसिल कह दिया, तो ये कैसे भी सॉल्व नहीं होगा। 11 पेन 33 पेंसिल का मूल्य 1111 रुपये है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 पेन तथा 2 पेंसिल का मूल्य क्या हो। ठीक है ना। 11 पेन 33 पेंसिल का मूल्य 1 रुपये। क्लियर है। इतने रुपये हैं। आपको निकालना 1 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य। अगर हम इसमें 11 का डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो 1 में कन्वर्ट हो रहा है, वही है 3 में, तो ये कैसे भी कन्वर्ट नहीं हो पा रहा 2 में। तो आप क्या कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? आंकड़े अधूरे, आंकड़े अधूरे, आंकड़े अधूरे। इस क्वेश्चन में ये वाला आंसर टिक करेंगे। इसको हम कोई भी आंसर इस क्वेश्चन का नहीं दे सकते। क्लियर है ना कि कभी भी समान नंबर का डिवाइड करने पर अगर ये नंबर नहीं बनते तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं फलों की डलिया वाला, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। फलों की टोकरी में, फलों की टोकरी में, फलों की टोकरी में, फलों की टोकरी में 38 को छोड़कर शेष सभी आम हैं, सभी आम हैं। 36 को छोड़कर, 36 को छोड़कर शेष सभी केले हैं, सभी केले हैं। 30 को छोड़कर, 30 को छोड़कर शेष सभी संतरे, सभी संतरे हैं। 40 को छोड़कर, 40 को छोड़कर शेष सभी अमरूद हैं, शेष सभी अमरूद हैं, अमरूद हैं। तो फलों की डलिया में कुल कितने फल हैं? कुल कितने फल हैं? ये भी पूछ सकते हैं कि आम कितने हैं, किसी की भी संख्या भी पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को और हम समझने बहुत अच्छे से। फलों की टोकरी में 38 को छोड़कर शेष सभी आम हैं, 36 को छोड़कर शेष सभी केले हैं, 38 को छोड़कर शेष सभी संतरे हैं, 40 को छोड़कर शेष सभी अमरूद है। तो फलों की डलिया में कुल कितने फल हैं? ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि फल कितने टाइप के हैं, फल कितने टाइप के हैं। एक आम, केले, संतरे और अमरूद, फल 4 टाइप के हमारे पास फल दिए। तो हम सभी फलों को जो भी छोड़कर दिया है 38, 36, 30 और 40, इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो रहा है 144। ठीक है। अब कुल फल निकालना है, कुल। तो 144 में 4 टाइप के फल दिए तो हम 3 का डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24,
3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, कुल फल हमारे पास 48 आ गए। अब आप ये देखना कि प्रश्न में क्या पूछा है, फलों की संख्या पूछी। अगर वो कहते कि अमरूद कितने हैं तो 48 में से अमरूद छोड़कर 40 छोड़कर दिए तो 40 घटा देंगे, अमरूद 8 आ जाएंगे। किसी भी फल की संख्या हम इसी प्रकार से फाइंड कर। उन्होंने कहा आम कितने हैं तो टोटल फल 48 हैं। वो कह रहे हैं 38 को छोड़कर, तो 48 में 38 घटाएंगे तो 10 हमारे पास क्या आ जाएंगे, आम। क्लियर है। जितने टाइप के फल हैं उन फलों में से एक कम करके भाग लगा देंगे और टोटल को इनको जोड़ देंगे। इनका टोटल में 4 प्रकार के फल हैं तो 3 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुल फल 48 आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए और भी वीडियो अगले में लाऊंगा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।